तथ्य संग्रह का जो है चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और उसमें हमने जो है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जिसमें जो है बिहार का इतिहास, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं ऑलरेडी, यानी कि 48 पेज तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं बिहार का भूगोल। ठीक है, बिहार का भूगोल देखते हैं और इसकी खासियत क्या है कि ये हर चीज़ जो है ना मैप से समझाया हुआ है। ठीक है, हर जगह जो है कुछ भी समझाने की कोशिश किया है तो आपको मैप दे दिया है और बेहतर तरीके से समझाया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास मैप है तो उसको ओपन कर भी सकते हैं, नहीं भी ओपन करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हर एक चीज़ को जो है अच्छे तरीके से मैप में सारा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह के साथ साथ अच्छे से समझाया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो जो लोग सक्षम नहीं हैं, मतलब दूर दराज हैं, और अगर वो नहीं, उनके पास अवेलेबल है बुक, तो वो पीडीएफ जो है ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में लिंक दे देता हूँ हर एक वीडियो में, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर, यानी तराई से स्टार्ट होता है और विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक जो है ये विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। अब 3 भाग देखेंगे, यानी कि इसमें बिहार में आपको पर्वतीय और तराई क्षेत्र भी देखने को मिल जाता है, मैदानी भाग भी देखने को मिल जाता है और पठारी क्षेत्र भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर्वतीय तराई क्षेत्र में हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़नी, यानी 3 चीज़ें हम देखेंगे। एक तो हो गया सुमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून और तीसरा है आपका दून घाटी। मैदानी भाग की बात करेंगे तो उत्तर गंगा का मैदान, यानी गंगा बीचों बीच से बहती है तो उसके उत्तर का मैदान और उसके दक्षिण का मैदान। और साथ में देखेंगे पठार की बात करेंगे तो धारवाड़ चट्टान की भी धारवाड़ पठार भी है, धारवाड़ चट्टानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी और विंध्य प्रकार की चट्टानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, मैप से समझते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है, जो आपका तराई क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये हो गया आपका सुमेश्वर श्रेणी। ठीक है, ये आपका सुमेश्वर श्रेणी हो गया। दून घाटी जो है, रामनगर दून और सुमेश्वर श्रेणी, इन दोनों के बीच में आपका दून घाटी मिल जाएगा। ठीक है, ये दून घाटी हो गया, ये आपका रामनगर दून हो गया। तो कहानी पहला जो है, यानी कि पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो इतने में हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं मैदान का। तो उत्तरी गंगा का मैदान, ये सारा जो है ये क्या हो गया, ये आपका उत्तरी गंगा का मैदान हो गया। और ये जो नीचे है ये आपका दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। और तीसरा हो गया आपका विंध्य चट्टान। विंध्य चट्टान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विंध्य प्रकार की चट्टानें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ये वाले पार्ट में। और दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो आपका बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टाने का, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है वो आपका ये वाला पार्ट जो है धारवाड़ क्रम की चट्टाने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। जैसे घाघरा नदी यहाँ पे बह रही है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। घाघरा नदी आप देख रहे हैं कि घाघरा नदी जो है ये आपका यहाँ पे बह रही है और गंडक यहाँ पे बह रही है, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, घाघरा गंडक दोआब। अब यहाँ पे गंडक है और यहाँ पे जो है कोसी, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, गंडक कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब। और यहाँ पे आपका कोसी हो गया, ये आपका महानंदा, तो कोसी महानंदा दोआब हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी यहाँ पे है, ये गंगा है और ये सोन है, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, गंगा सोन दोआब। और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे मगध का मैदान ये हो जाएगा और अंग का मैदान जो है ये वाला पार्ट आपका अंग का मैदान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में। मैप में हमने समझ लिया कि पर्वतीय तराई क्षेत्र यानी हमें सिर्फ इस पार्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और बस ये ध्यान रखिए कि पर्वतीय तराई क्षेत्र ये वाला पार्ट हो गया। विंध्य क्रम की चट्टानें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी रोहतास और कैमूर में, और जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आपको इस पार्ट में जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो भी बचा वो सब क्या हो गया, वो सब उत्तर में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण में दक्षिणी गंगा का मैदान। अब देखते हैं, सबसे पहले जो है पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो पर्वतीय तराई क्षेत्र में बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, कौन से उत्तर पश्चिम भाग में, ये कौन सा पड़ेगा, ये पूरा बिहार हो गया। तो बिहार का जो है ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है नॉर्थ साउथ की बात कर लेते हैं तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका पर्वतीय तराई क्षेत्र हो गया। तो वही बोल रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में जो है
हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 932 किलोमीटर स्क्वायर है। जो मैंने एक छोटा सा अभी दिखाया था वो कितना है, 932 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, यानी जो पर्वतीय और तराई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा सुमेश्वर श्रेणी, और दूसरा हो जाएगा सुमेश्वर श्रेणी, और दूसरा हो जाएगा रामनगर दून, और इन दोनों के बीच में है आपका दून घाटी। तो सुमेश्वर श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है, ठीक है। यह क्या है, उत्तरी सीमा में है। जाहिर सी बात है, अगर मैप से देखते हैं तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका दक्षिणी सीमा हो गया, ये आपका पूर्वी सीमा हो गया, ये आपका पश्चिमी सीमा हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, उत्तरी सीमा हो गया। तो उत्तरी सीमा में ही आपका पड़ेगा पर्वतीय या तराई क्षेत्र, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो वही बोल रहा है कि यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती है जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास जो है समाप्त होती है। यानी कि ये कहाँ से, सुमेश्वर श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ त्रिवेणी नहर जो है वो शुरू होगा, यानी त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोरी दर्रे के बीच में ये है। इस श्रेणी का निर्माण जो है तृतीय काल में हुआ है, और ये पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में अवस्थित हैं और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी, जो 874 मीटर है। कितना है, 874। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सुमेश्वर श्रेणी का जो सबसे टॉप पॉइंट है वो कौन सा आ जाएगा, यानी बिहार का सबसे ऊंचा पार्ट जो भी है, ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सोमेश्वर पहाड़ी है। और कितना ऊंचा है, 874 मीटर है। कितना है, 874 मीटर। यही एक याद कीजिए। और सुमेश्वर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, तो त्रिवेणी नहर से शुरू होता है और भिखना ठोरी दर्रे पे जाके समाप्त हो जाता है। और इसके बाद से देखेंगे रामनगर दून। तो रामनगर पहाड़ी श्रृंखला जो है सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये देखेंगे गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून जो है कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जो 214 किलोमीटर जो है स्क्वायर 214 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है फैली हुई है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला, ध्यान रखेंगे, यह दक्षिणी पर्वतमाला जो है 32 किलोमीटर लंबी है। मात्र कितना है, मात्र 32 किलोमीटर लंबी है, और 6 से 8 किलोमीटर ही ये चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका संतपुर है। देखिए सोमेश्वर पहाड़ी का जो ये आपका 874 वाला सबको पता है, संतपुर जो 242, ठीक है, 242 मीटर जो है, ये किसी किसी को है कि रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो ये संतपुर हो जाएगा। ये हर किसी को पता नहीं है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में जो है कौन सी नदी बहती है, कौन सी घाटी है, तो हरहा नदी घाटी जो है ये आपके रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में दून घाटी, यानी कि यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा, जबकि रामनगर कितना था, 32 किलोमीटर लंबी थी, और ये जो है 21 किलोमीटर लंबा है और 152 मीटर जो है ऊंचा है। यह 214 जो है किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई जो है वो लगभग 240 मीटर है। तो तीनों से याद कर लीजिए, सोमेश्वर से 2-3 याद कीजिए कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिवेणी नहर से शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास जो है समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सोमेश्वर पहाड़ी का जो है ऊंचाई याद रखिए 874 मीटर, और रामनगर दून से आप ये याद रखिए कि गंडक नदी के तट पर स्थित है, और साथ में ध्यान रखिए कि इसके उत्तर पूर्व में जो है हरहा नदी घाटी जो है ये रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। तीसरी कि ये जो है 32 किलोमीटर लंबा है, 6 से 8 किलोमीटर जो है चौड़ा है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो संतपुर है, जो 242 मीटर के आसपास है, ठीक है, 242 मीटर उसकी ऊंचाई है। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ये कितना जो है किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ है, तो 214 किलोमीटर जो है स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद से देखेंगे दून घाटी के बारे में, तो यहाँ से 3-4 बातों में एक बात ध्यान रखेंगे कि ये 21 किलोमीटर लंबा है, 152 मीटर जो है ये चौड़ा है, और 214 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, और सबसे अधिकतम ऊंचाई लगभग जो है वो आपका 240 मीटर है। इसके बाद से आप याद रखेंगे मैदान के बारे में अब हम पढ़ते हैं। कम से कम संतपुर याद रखेंगे मिनिमम, और हरहा नदी घाटी का लोकेशन याद रखेंगे कि कहाँ पे है,
और साथ में सोमेश्वर पहाड़ी का जो है ऊंचाई याद रखेंगे। आगे याद करते हैं अब मैदान की बात। मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का जो है 96%, 96% भाग जो है वो मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से जो है गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर बीचों बीच से जो है गंगा नदी बह रही है तो इसकी अवस्थिति के अनुसार 2 भागों में बांट देंगे। एक जो हो जाएगा आपका उत्तर का मैदान हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका दक्षिण का मैदान। तो यही इसी बात पे जो है 2 उपवर्गों में विभाजित किया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हो जाएगा आपका, आगे पढ़ेंगे हम लोग, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान की बारे में बात करते हैं। यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। घबराइएगा मत, उत्तरी गंगा के मैदान में जो जो नदियाँ बहती हैं, नदियों का जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और साथ ही क्योंकि उस चैप्टर को करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नदियों से एक क्वेश्चन जो है प्री में आ जाता है। ठीक है, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण जो है गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को जो है कवर करता है। और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक जो है ये फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है और इसमें रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी क्या होगा, इसमें ऊंचा होगा। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि, और जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी 3D तो बना नहीं सकते हैं लेकिन एक इधर की तरफ है। ठीक है, ये यहाँ से अगर ले लेते हैं उत्तर पश्चिम और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, तो इस तरीके से जो है इसका ढलान है। ठीक है, इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत जो है, यानी उत्तरी भाग क्या है, अपेक्षाकृत ऊंचा है, तभी तो ढलान नीचे की तरफ है। ठीक है, उत्तरी भाग अपेक्षाकृत जो है ऊंचा है। यह जलोढ़ पंख का जो है स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब यानी कि 2 मिलती हुई जो है नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, में विभाजित है। जैसे घाघरा गंडक दोआब हम लोग मैप में देखे थे, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, ये 3 दोआब हमने देखा था मैप में और वही यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। दक्षिण नदी गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का जो है मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, जाहिर सी बात है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है, जैसा कि हमने मैप में देखा था कि ये क्या है, ये आपका त्रिकोणीय आकार का जो है मैप हो जाता है। ठीक है, ये त्रिकोणीय आकार का मैप जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। त्रिकोणीय आकार का जो है मैप है, नीचे त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा मगध मैदान त्रिकोणीय आकार का था। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में जो है आपका पूर्व में ताल क्षेत्र, उत्तर में जो है गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में जो है सोन नदी से जो है घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले जो हैं शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे कि पुनपुन हो गया, सोन हो गया, फल्गु नदी की जो है फल्गु की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से, ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम जो है आपका ये वाला पॉइंट अगर मान लें तो उत्तर पूर्व इधर है, यानी कि इसकी बहाव कैसे होगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र को जो है 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कैसे, कितने उपवर्गों में, 3 में। जैसे गंगा सोन दोआब हो गया, मगध का मैदान हो गया और अंग का मैदान, हम लोग इसको मैप में देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पठार का। पठार की बात करते हैं तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर जो है पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से जो है सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की जो है चट्टानें अवस्थित है। पहला हो जाएगा धारवार क्रम की चट्टानें। अगर धारवार क्रम की चट्टानें की बात करेंगे
तो ये मुंगेर हो गया, ठीक है, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा, गया आदि में आपको देखने को मिल जाएगा धारवार क्रम की चट्टानें। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में जो है धारवार क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और दूसरा हो गया विंध्य क्रम की चट्टानें, ये सिर्फ रोहतास और कैमूर में आपको देखने को मिलेगा, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये यहाँ पे धारवार क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम बस दो ही में है, कैमूर में और रोहतास में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे देख लेते हैं। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या फिर मन कहा जाता है, ठीक है। जो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है, जहाँ पे जल जमाव अक्सर लगा रहता है, उसको चौर या फिर मन कहा जाता है। अगर जो है लोकल लैंग्वेज में बात करें तो चंवड़ कहा जाता है, चंवड़, ठीक है। चंवड़ को यहाँ पे जो है हिंदी में, जैसे कि वो तो लोकल लैंग्वेज हो गया, स्थानीय भाषा हो गया चंवड़, लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे, चौर या फिर मन कहते हैं, ठीक है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। यानी कि जो बाढ़ से जो क्षेत्र बन गया, यानी कि बाढ़ क्या करता है, कहीं से मिट्टी का कटाव करके दूसरी तरफ जो है बहा देगा, फिर कहीं और निक्षेप कर देगा, फिर कहीं और कटाव करेगा, कहीं और निक्षेप करेगा। इस प्रकार कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, और ये विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दियारा प्रदेश कहा जाता है। तो दियारा समझ लीजिए, चौरमन समझ लीजिए, ये सब क्या है, उत्तरी गंगा के मैदान में देखने को ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। उत्तरी गंगा मैदान में जो है कई मन या चौड़ गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में जो है तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को जो है टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाल। तो टाल किधर देखने को मिलता है, तो ये आपको दक्षिण गंगा के मैदान में देखने को मिलता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए जो है प्रसिद्ध है। जाहिर सी बात है, ये पूरा क्षेत्र ही जो है आपका, कोई भी नदी अगर ज़्यादा जो है जलमग्न हुआ, ठीक है, तो अपने जल को जो है बाहर की तरफ करेगा, जैसे ही अपने जो है क्षेत्र से, तो जाहिर सी बात है बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। और इसलिए उत्तर का मैदान तो वैसे भी उत्तर से ज़्यादातर नदियाँ क्या है, ये हिमालय से आती हैं, तो पूरे जल को लेके आती हैं, जल की तो कोई कमी रहती नहीं है बरसात के मौसम में। तो बाढ़ की विभीषिका के लिए जाहिर सी बात है प्रसिद्ध रहेगा ही रहेगा। टर्शियरी क्रम की चट्टानें ये हो जाएंगी तृतीयक वाला, और ये चतुर्थ वाले में यानी क्वाटनरी पार्ट में, क्वाटनरी काल में क्या बना, तो आपका मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो क्वाटनरी मैदान जो है ये आपका, ये वाला जितना भी वाइट वाला पार्ट है, ये सब क्या है, क्वाटनरी युग की मैदानें हैं, ठीक है। यानी कि बार बार जो है नदियों के द्वारा जो है मिट्टी वगैरह जो है लेके आया गया, और जो है कंकड़ पत्थर लेके आया गया, और निक्षेप करते 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 ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, जो है यहाँ पे मैदान का निर्माण हो गया। और वही अगर बात करेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें, वो आपको सिर्फ रोहतास कैमूर में देखने को मिल रही हैं। धारवार क्रम की चट्टानें जो आपको देखने को मिल रही हैं गया, मुंगेर, ठीक है, इन सब पार्ट में जो है नवादा वगैरह में देखने को आपको मिल जाएंगी, जमुई में। आगे देखते हैं आप धारवार क्रम की बात करते हैं। धारवार का निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में ही आपका धारवार का भी, और प्री कैम्ब्रियन में ही आपका विंध्य का भी देखने को मिल जाएगा। धारवार क्रम की चट्टानों की बात करेंगे तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर, यानी सबसे पुराने जो है चट्टान वो कौन सा है, धारवार है, ठीक है। धारवार के बाद आपका विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और ये सिर्फ दो जिलों में पाए जाएंगे, रोहतास और कैमूर। और देखेंगे ये बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, यही धारवार क्रम की चट्टानें। और विंध्य क्रम की चट्टानें जो कैमूर और रोहतास में पाई जाएंगी, ये दूसरी प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रोहतास, कैमूर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। टर्शियरी क्रम की चट्टानें की बात करेंगे तो ये प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। पश्चिमी चंपारण में ये जो शिवालिक का निर्माण कब हुआ, तो शिवालिक का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है, ठीक है। और ये सोमेश्वर पहाड़ी स्थित, और ये जो है आपका जो भी आपका सोमेश्वर श्रेणी है क्या है, तो ये शिवालिक का ही भाग है। तो इसलिए सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र जो है ये आपका टर्शियरी यानी प्लीस्टोसीन युग का हो जाएगा। सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र जो है यही है आपका, ठीक है। अब बात करेंगे क्वाटनरी यानी प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो है आपका गंगा का मैदान ही है। अब बात करते हैं, यानी पहला जो है ये आपका पार्ट खत्म हो गया। बिहार की जलवायु को देखते हैं। जलवायु किसे कहेंगे, ठीक है, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जो है जलवायु कहते हैं। औसत मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो मौसम क्या है, दिनों दिन, यानी आज का मौसम कुछ और होगा, कल का कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसलिए गाना है मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, ये गाना में नहीं है कि जलवायु की तरह बदल तो न जाओगे, ये संभव नहीं हो सकता,
क्योंकि मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु जो है कई सौ सालों के बाद जो है परिवर्तित होता है, लेकिन मौसम जो है वो दिन में कुछ और होगा, सुबह कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और हो सकता है, शाम में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो मौसम बदलते रहता है, ठीक है। या फिर हम किसी फ़ोन में भी पूछते हैं तो बोलते हैं कि मौसम कैसा है, हम ये नहीं पूछते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है। बिहार की जलवायु जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ध्यान रखेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय में आता है ये। किसी क्षेत्र को जलवायु विभिन्न कारकों में जो है, जलवायु विभिन्न कारकों से जो है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। अब कौन से कारक हैं जो किसी के भी जलवायु को, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो वो देखते हैं। वो अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, 0 डिग्री से, यानी कि जो है आपका भूमध्य रेखा से कितना दूर है, जितना दूर होगा उतना ही वहाँ पर ठंडा रहेगा, जितना ही नज़दीक होगा वो गर्म प्रदेश में आ जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है आपका, हम लोग अक्षांश देशांतर देखे थे, तो अक्षांश में हमने देखा था कि ये जो है आपका 24 से 27 था, ठीक है, 24, 20, 10 से जो है 27, 31, 15 था। तो इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री से क्या है, 23.5 डिग्री से भी ऊपर है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो आपका अगर 23 के अंदर में होता तो उष्ण कटिबंध में भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं 23.5 को पार कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग उपोष्ण में आ जाएंगे, ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति कहीं ना कहीं तय कर रहा है। अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसका उपोष्ण क्षेत्र है। उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति है, ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत की स्थिति है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी भी जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा नहीं है, नज़दीकी माना जाएगा। एक पश्चिम बंगाल क्रॉस कर जाता है तो किशनगंज में दबा के जो है बारिश होती है, आप देखने को मिलता है बरसात के मौसम में। यानी वहाँ से जितना भी जो है नमी युक्त जो है मेघ लेके जाता है, यानी कि पानी, हवा जाती है और हवा जो है वो संघनित होके और फिर जो है बारिश होती है, ये सब हम जानते ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल की खाड़ी का भी अहम रोल हो जाता है, उच्चावच का अलग रोल रहता है, इसका भी अहम रोल रहेगा। मानसून का प्रभाव भी आप देखने को मिल रहा है, और ग्रीष्म हवा, यानी कि गर्म हवाएं जो लू चलती हैं, इसका भी जो है हमें प्रभाव देखने को मिलता है। किस पे, तो बिहार की जलवायु पे। अब आगे देखते हैं बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से जो है वर्गीकृत किया है। कोपेन की बात करेंगे, ट्रिवार्था की बात करेंगे और थॉर्नवेट की बात करेंगे। तो कोपेन और ट्रिवार्था, ठीक है, इसमें कहीं भी डॉट नहीं है, ठीक है, कोपेन और ट्रिवार्था में। तो इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे काउजी, ठीक है। देखिए दक्षिणी बिहार का एकदम क्लियर है इन लोग का, आओ आओ, ठीक है, आओ आओ, ए डब्ल्यू को आओ आओ कर लीजिए। और इसको जो है उत्तरी बिहार को जो है काऊ जी, ठीक है, काऊ जी ऐसे याद कीजिए, CWG याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काऊ जी आप एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कि काऊ जी, ठीक है। तो काऊ जी यानी कि जो है गाय जी, ठीक है, उत्तर बिहार में ऐसे संबोधित किया जा रहा है, और दक्षिण बिहार वाले बोल रहे हैं कि आओ आओ, ठीक है, इस तरीके का फील लेके आओ आप। और उत्तरी बिहार में ये जो है त्रिवार्था के अनुसार सिर्फ काव है और नीचे तो आओ तो हैं ही, ठीक है। तो इस तरीके से याद रहेगा कि अगर कोपेन की बात करेंगे तो कोपेन यानी कि कांप, जब आपको कांपते हैं यानी कि डर लगता है तो क्या किसी को जी से संबोधित करते हैं, इसलिए काउजी है। और त्रिवार्था जो है ये सिर्फ काऊ का जो है प्रोनाउंसिएशन CAW हो जाएगा और वहाँ पे CWG हो जाएगा। ये आप एग्जाम में मार लेंगे, मतलब ऑप्शन आ जाता है। तो बाकी आगे देखेंगे थॉर्नवेट के अनुसार अगर देखते हैं तो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र की बात करते हैं। तो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र की बात क्या कर रहा है, ये सिर्फ बात कर रहा है उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र यानी सोमेश्वर पहाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है, वो वाले पार्ट की बात कर रहा है जो शिवालिक से संबंधित है। तो उस पार्ट को ये क्या बोल रहा है कि CB-W, ठीक है, CB-W, और शेष पूरा बिहार को जो है CA जो है आपका A- जो है आपका W हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद कर लीजिए जैसे भी हो। आगे देखते हैं आप, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और हो जाएगा आपका शीत ऋतु। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु का, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, यानी सूर्य जब उत्तर की तरफ आता है यानी कि कर्क रेखा की तरफ आता है, तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से जो है मध्य जून की स्थिति होती है। जब भी जो है क्या होगा, जब भी जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, वायु दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कमी आने लगती है, यह मार्च से जो है मध्य जून की स्थिति होती है। इसको अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बहुत सारा जो है, सिर्फ यही नहीं है, वायु दाब
वायु प्रेशर बेल्ट जो है, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट जो है आपका वायु दाब की कमी का कारण ITCZ भी होता है। ITCZ भी जो है खसक के ऊपर की तरफ चला जाता है। तो तमाम चीज़ें उधर जो है आपका थार डिजर्ट का प्रकोप भी रहता है, जिस वजह से जो है वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे? तो आपका जो आपका थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए जो आपका टच करता है बंगाल की खाड़ी को, वहाँ पे चला जाता है हमारा लो प्रेशर बेल्ट। वहाँ पे जो है ITCZ का निर्माण हो जाता है। यानी जो चीज़ें होनी चाहिए 0 डिग्री पे, जैसे ही सूर्य जाते जाते 23.5 डिग्री की तरफ जाता है तो ITCZ भी खसक के ऊपर की तरफ चला जाता है, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण वहाँ पे हो जाता है। लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा तो नीचे से जो आपकी हवाएं हैं, यानी समुद्र से जो है हवाएं क्या हो जाएंगी, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाने लगेंगी। ठीक है, ज़्यादा लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा तो हवाएं जो है वो पवनों का रुख जो है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ होता है। यानी कि जो समुद्र से, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी, वहाँ से जो है ऊपर की तरफ जो है हवाओं का रुख होने लग जाता है। और यही जब हवाएं जब इधर से यानी कि समुद्र से होते हुए जब जाती हैं लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, तो अपने साथ नमी लेके जाती हैं। और जब नमी लेके जाएंगी तो जहाँ जहाँ भी ऊंचाई इनको मिलेगा वहाँ पे जैसे ही ऊंचा चढ़ेंगी संघनित होंगी, संघनित होकर बादल का निर्माण करेंगे और झमाझम जो है बारिश होगा। तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस हम इतना लेके चलते हैं कि जब सूर्य जो है सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से जून महीने की स्थिति होती है। इस मौसम में जो है पश्चिमी तथा मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे गर्म स्थान क्या हो जाता है, गया हो जाता है 47 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा भी जिला कौन सा है आपका, गया ही है। ठंडी में ठंडी सबसे ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में जो है गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। कहाँ पे, गया में। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। और ये पूछ देता है कि जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है मानसून के आने से पहले, उसको क्या कहते हैं? तो उसको नार्वेस्टर कहते हैं या फिर काल बैशाखी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य के बीच के समय को जो है बिहार में वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और बिहार में जो है जुलाई एवं अगस्त में जो है अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। वर्ष 2022 से 23 में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज जहाँ पे 215 सेंटीमीटर जो है हुई थी, किशनगंज जिले में हुई थी। और सबसे कम वर्षा जो है जहानाबाद, मात्र 57 सेंटीमीटर जो है आपको जहानाबाद में देखने को मिलता है बारिश। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की, ठीक है, बिहार में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। जाहिर सी बात है कि ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो जैसे ही ये जाता है, ठीक है, जैसे ही ये जाता है तो ऐसे रुख करते हुए यहाँ पे बिहार में प्रवेश करता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश किससे होगी, इसी बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आएंगी वही लेके आएंगी नमी वाली हवाएं, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होती है जिसके कारण जो है उत्तरी भाग बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का जो है कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु की बात करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग कि क्यों ऐसा होता है। जब हम लोग स्पेशल चैप्टर करेंगे रेन का, उसमें देख लेंगे वर्षा का। शीत ऋतु की बात करेंगे यानी क्लाइमेटोलॉजी जब हम देखेंगे तब इसको देख लेंगे। शीत ऋतु की बात करते हैं तो इसका काल जो है मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु जो है आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में जो है सर्वाधिक ठंडक वाला ये जो है 2 महीने होते हैं। और सर्वाधिक ठंडा जो है आपका सर्वाधिक ठंडा जिला जो है आपका गया है। दिसंबर जनवरी माह में जो है भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्का वर्षा होता है। ठीक है, ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। तो ये भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का बारिश होता है। इसका ज़्यादा बारिश तो आपको जो है पश्चिमी मतलब उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा जो है गेन करेगा, आपका पंजाब गेन करेगा, हरियाणा गेन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये उधर से आती हैं, भूमध्य सागर से होके आती हैं ये। और भूमध्य सागर कहाँ है, तो आपका यूरोप, ठीक है, और जो अफ्रीका के बीच वाला सागर को जो है भूमध्य सागर कहते हैं, कन्फ्यूज ना होए।
वहाँ से ये जो है चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात के कारण ठंडा में जो है ये बारिश होती है दिसंबर जनवरी में। अत्यधिक ठंड जो है बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और 3 वर्ग में देखेंगे पहला वर्ग जोन 1 ये हो गया, जोन 2 ये वाला पार्ट हो गया और जोन 3 भी 2 भागों में बटा हुआ है। यानी दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो 2 भागों में बटा हुआ है, जो है आपका जोन 3 का बी, ठीक है, यानी कि 3 का बी है और 3 का ए है ये, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। बारिश के अकॉर्डिंग जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे ज़्यादा बारिश कौन गेन करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो है किशनगंज वाला एरिया गेन करेगा। यानी जोन 2 में जो है आप देखिए 120 से 140 सेंटीमीटर जो है वर्षा देखने को मिल रही है, ठीक है। और वही अगर बात करते हैं आप जो है जोन 1, क्योंकि उत्तर बिहार ज़्यादा गेन करता है तो उत्तर बिहार में भी जो ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा बारिश गेन कर रहा है, इससे कम आपका ये वाला पार्ट गेन करता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये गेन करता है, सबसे कम जो है ये जहानाबाद वाला एरिया जो है, यानी इस एरिया में जो है बारिश कम देखने को जो है मिलती है। तो आगे देखते हैं, इसमें पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जोन 1 को देखते हैं। तो जोन 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, साथ में सिर्फ जोन 1 नहीं देखिए, आप मैप में इसका जो है लोकेशन भी देखिए जिलों का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब जो है जोन 1 में आ जाएंगे। जोन 2 की बात करेंगे तो जोन 2 में वो सारे जो कि आपका पश्चिम बंगाल से टच है, यानी कि कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है, ये हो गया। साथ में आपका अररिया आ जाएगा और सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, ये जो हैं आपके ज़िले जो हैं जोन 2 में आ जाएंगे। जोन 3 ए की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मात्र 6 जिला देखने को मिलेगा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा। और बाकी शेष बचे जोन 3 के बी में तो आपका नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये सब जो है आपको देखने को मिल जाएंगे जोन 3 के बी में। जोन 1 की बात जैसा कि हमने कहा था उसमें कुल 13 जिले हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र की औसत वर्षा 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का होता है। गन्ना आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा होता है। और जोन 2 में देखेंगे 8 जिले हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। और यहाँ पे वर्षा जो है सब सर्वाधिक 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। और जूट, धान, चाय, मक्का आदि यहाँ पे खेती होती हैं। जोन 3 के ए की बात करेंगे तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, और इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता है, मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि होती है। जोन 3 के बी में बात करते हैं 11 जिले हैं, जिलों का देख लीजिए, बाकी लगभग थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ जाएगा, बाकी सेम ही है। और पानी वर्षा में जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं बिहार का अपवाह तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, क्योंकि ये नदियाँ पढ़ना है इसमें अपवाह क्षेत्र में। बिहार की नदियाँ की बात करते हैं तो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। इतना समृद्ध है कि बाढ़ से परेशान रहता है। यहाँ नदियों एवं उसकी सहायक नदियों का जो है एक विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 उपवर्गों में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय नदियाँ और दूसरा है पठारी, यानी कि कह सकते हैं कि एक उत्तर मैदान की नदियाँ, गंगा के उत्तरी भाग की नदियाँ, और एक हो जाएगा दक्षिणी भाग की नदियाँ। तो ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली यानी सदा नीरा जो है नदियाँ हैं। जाहिर सी बात है हिमालय से निकल रही हैं तो सदा नीरा ही रहेंगी। और ये पठारी नदियाँ हैं तो वर्षा आधारित नदियाँ हैं, पानी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये सूख जाती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, उत्तर से निकलती हैं दक्षिण की ओर होंगी। और ये पठार जब दक्षिण में है तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी बीच में ये गंगा है तो ये उत्तर से दक्षिण में ऐसे आएंगी, और ये जो है उत्तर से दक्षिण ऐसे मतलब ऊपर से नीचे आएंगी, उत्तर से दक्षिण कौन, हिमालयी, और दक्षिण से उत्तर जाएंगी कौन सी, तो ये आपकी पठारी। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और ये नदियाँ जो है पठारी वाली अनुवर्ती होती हैं। यहाँ पे देखेंगे हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जबकि ये जो है क्योंकि इनके पास
जो है ज़्यादा जो है अपना साथ में जो है मिट्टी के अवसाद वगैरह ज़्यादा लेके चलती हैं तो निक्षेप भी ज़्यादा करेंगी, डेल्टा का निर्माण ज़्यादा करती हैं। और ये छोटी नदियाँ हैं तो छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था यानी कि अभी जो है, यानी कि अभी इनकी स्थिति जो है अभी जस्ट कह सकते हैं कि ये अभी उत्पन्न हुई है। इनमें जो है एक तरीके से जो है चीज़ों को, यानी अवसाद को लेने का और उनको निक्षेप करने की शक्ति में ज़्यादा है, जबकि उसके कंपेयर में पठारी नदियाँ क्या हैं, ये प्रौढ़ अवस्था में है। यानी कि सिर्फ जो है जब आप देखेंगे कि सिर्फ जब बारिश होगी तब ये देखने को मिलती हैं, अदरवाइज ये देखने को भी नहीं मिलती हैं। ये मार्ग जो है परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने के लिए जो है नदियाँ हैं, ये मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं। गोखुर झील का निर्माण करती हैं, अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण भी बनती हैं, ठीक है। जबकि ये जो है धीमी गमन करने वाली नदियाँ हैं पठारी नदियाँ, बाढ़ की यहाँ पे संभावना कम रहेगी। अब एग्जाम्पल देखिए कि हिमालयी नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती इत्यादि। जबकि पठारी की बात करेंगे तो सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये सब नदियाँ क्या हो जाएंगी, ये सब आपकी पठारी नदियाँ हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे मैप से देख लेते हैं बिहार की नदियाँ। तो देखिए ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं और ये सब दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही हैं, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो यही चीज़ें वहाँ पे बोल रहा था। घाघरा की बात करेंगे, घाघरा आके जो है आपका गंगा में मिल रही है। गंडक, बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक, बागमती जो है, देखिए बागमती, कमला, ये आगे जाते हुए कोसी में मिल रही हैं और फिर कोसी जो है यहाँ पे आके गंगा में मिल रही है। महानंदा की बात करेंगे, नीचे देखेंगे तो कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु, निरंजना, मोहाना और किऊल जो है नदियाँ, ये दक्षिण बिहार की जो है नदियाँ हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो है मेन कहानी, यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आएगा। गंगा का उद्गम सबको पता है, गंगोत्री उत्तराखंड में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है 445, ये बिहार से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। घाघरा की बात करेंगे तो तिब्बत से उद्गम होता है गंगा नदी में जो है, गंगा नदी में, लेकिन कहाँ पे गंगा में मिलती है, लेकिन कहाँ पे मिलती है, तो सारण में जाके मिलती है। सारण में भी छपरा के आसपास जो है, छपरा में जाके जो है ये मिल जाती है। तो आप ये याद रखें कि कहाँ पे मिलती है, घाघरा मिलती तो सब नदियाँ जाके एट लास्ट गंगा में ही मिलती हैं, लेकिन कहाँ पे मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है। सारण में मिल रही है घाघरा, ये याद रखेंगे। गंडक कहाँ पे मिल रही है, तो जो है सोनपुर में मिल रही है। कहाँ मिल रही है, सोनपुर में मिल रही है। बूढ़ी गंडक क्या हो रही है, तो बूढ़ी गंडक जो है ये गंगा से खगड़िया में मिल रही है। बूढ़ी गंडक जो है इनका जो है क्या कहते हैं, जो नहीं कहेंगे कोई भी चीज़ बूढ़ा हो जाता है, मशीन बूढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो वो जो है खड़खड़ाने लग जाता है। तो इस तरीके से याद कीजिए, खगड़िया में मिलती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। खटखट खटखट करने लग जाएगा पुराना होगा तो ऐसे खगड़िया हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बागमती की बात करें तो महाभारत श्रेणी नेपाल से, और कोसी में जो है बागमती जाके कोई कहाँ मिल रही है, कोसी में मिल रही है बागमती। कमला की बात करेंगे तो कमला भी किस में जाके मिल रही है, कोसी में भी, और कोसी खुद जाके गंगा में मिल रही है। कहाँ पे, कुर्सेला में। और कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में, ठीक है। कुर्सेला कटिहार में जो जाके ये मिल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कोसी का याद रखेंगे, ठीक है। महानंदा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से ये निकलती है और गंगा में मालदा के पास जो है, मालदा कोई एक्सप्रेस भी चलती है तो उससे भी याद रखेंगे, मालदा, महानंदा। वैसे भी म से मालदा, म से महानंदा याद रखेंगे। कर्मनाशा जो है ये गंगा से, अब दक्षिण बिहार की बात कर रहा है, ठीक है। तो कर्मनाशा कहाँ मिलती है, तो कर्मनाशा जो है निकलती है विंध्य पहाड़ी से और जाके गंगा के जो है बक्सर के चौसा में मिल जाती है। बक्सर में है चौसा और वहाँ पे जो है ये गंगा में मिल जाती है। सोन की बात करेंगे तो दानापुर में जाके मिल जाएगा। पुनपुन जो है फतुहा के पास जाके मिल जाता है, पलामू से निकलता है झारखंड के। सोन जो है ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। अब फल्गु या फिर निरंजना की बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में जो है जाके मिल जाती है। अजय की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में जाके गंगा में मिलता है और ये जमुई से निकलता है। कौन, अजय जो है जमुई से निकलता है। किऊल की बात करेंगे तो हजारीबाग झारखंड से जो है ये निकलता है और गंगा लखीसराय में जो है ये किऊल जो है जाके मिल जाता है। तो किऊल का याद रखेंगे, ये लखीसराय में जाके मिल जाता है। और सकरी की बात करेंगे तो सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और किऊल नदी के साथ जो है ये भी गंगा में जो है जाके मिल जाती है। तो देखिए पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है कौन, फल्गु या निरंजना, और सकरी जो है ये किऊल नदी के साथ जाके मिल रही है। और किऊल खुद कहाँ मिलता है, तो किऊल खुद जो है गंगा में लखीसराय के पास जाके मिल जाता है। बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए
कि गंगा जो है सबसे बड़ी नदी में कौन सा हो जाएगा, सबसे बिहार में सबसे लंबाई में तो गंगा का तो खैर है ही, गंगा को हटा दीजिए, गंगा नहीं देगा ऑप्शन में। अगर कंफ्यूज करना होगा तो इन चारों को देगा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, बागमती, ठीक है, बागमती के बाद है आपका बूढ़ी गंडक। तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी बिहार में, बागमती हो जाएगी। बागमती के बाद आपका जो है आपका बूढ़ी गंडक हो जाएगा। बूढ़ी गंडक के बाद होगा आपका गंडक, ठीक है, गंडक या कोसी जो भी कह लें, तो गंडक दे दीजिएगा, उसके बाद से कोसी, और फाइनली जो है क्योंकि कोसी का तो चेंज होते रहता है, कभी 250 तो कभी 240 कभी 230, ठीक है, और कभी 260 कभी 280, तो इसका चेंज होने से अच्छा है कि जो गंडक का फाइनल होता है उसको लेके चलें। और घाघरा का जो है मात्र 83। तो इम्पोर्टेंट बस एक ही चीज़ है, कुछ याद हो या ना हो, कम से कम इतना याद रखिए कि बागमती ही सबसे लंबा रूट जो है, सबसे लंबा बिहार में लंबाई जो है सबसे ज़्यादा इसी की है, बागमती की। अब बात करते हैं, हम एक एक को देखते हैं, पढ़ते हैं। गंगा की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी मिली और मिलने के बाद ही इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा पड़ जाता है, और वहाँ से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का जो है आधार है। गंगा नदी की बात करें तो बिहार में बक्सर जिले में जो है चौसा के समीप प्रवेश करती है, और वहीं पे ये किससे मिलती है, कर्मनाशा से मिलती है। हमने अभी देखा कि कर्मनाशा कहाँ मिलती है, तो कर्मनाशा जो है गंगा में चौसा नदी जो बक्सर के पास है, ठीक है। हाँ, बक्सर जिले में जो है चौसा के समीप जो है प्रवेश करती है, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिले कौन से हो जाएंगे, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, याद कीजिए इसको इम्पोर्टेंट है ये। लखीसराय, बेगूसराय दोनों सराय आ गए, ठीक है। साथ में आपका भागलपुर तो रहेगा ही रहेगा, बाई मैप याद रखिएगा, भागलपुर, कटिहार, और इधर रखिए तो इधर बक्सर में जो है मैच कर ही रहा है, बक्सर के चौसा से टच कर रहा है। बक्सर और आरा दोनों से जो है आपका बहते हुए दोनों आसपास ही अगर मैप में देखेंगे तो जा चल रहा है। पटना से तो सबसे लंबा है, ऊपर से सारण में जाके मिल रही है। गंगा में आप देख रहे हैं कि घाघरा जो है वो जाके मिल रही है, तो याद करना पड़ेगा। वैशाली की बात करेंगे, हाजीपुर, ठीक है, वैशाली से गुजर रही है। समस्तीपुर से गुजरे, वैशाली के ठीक सटा हुआ है जिला एकदम बिल्कुल, तो सटा हुआ है समस्तीपुर, तो इससे भी टच करेगा। बेगूसराय और लखीसराय हो ही गया। मुंगेर याद रखेंगे और खगड़िया एक याद रखेंगे, मुंगेर और खगड़िया। बाकी ये सब जो है मैप से आपका देखेंगे तो मैप से खैर मुंगेर खगड़िया भी आ जाएगा, लेकिन बाकी सबसे जो लिंक हो रहा है, ठीक है, खगड़िया खड़खड़ाती है, आप देखे थे अभी जो है कौन सा, बूढ़ी गंडक, तो इसको भी याद रखेंगे, खगड़िया रहेगा ही रहेगा। एक मुंगेर याद कर लीजिए, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, तो ये पटना जिले में है। कहाँ है, पटना जिले में है सबसे लंबाई, अगर आप मैप में देखेंगे तो। और फिर देखते हैं आप, ये गंगा की सहायक नदियों में घाघरा हो जाएगा, जो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा में मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इसे जो है पद्मा नदी कहा जाता है, ठीक है। गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा नदी, कहाँ, बांग्लादेश में, और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब घाघरा नदी की बारे में बात करें तो यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के जो है सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हुई सारण में जो है गंगा में मिल जाती है। तो इसलिए सारण याद रखिए, क्योंकि सारण में मिल रही है तो सारण से यानी गंगा गुजर रही है, ठीक है। चौसा में मिल रहा है, कर्मनाशा यानी बक्सर से होकर गुजरती है। आरा उसके सटा हुआ है, तो वो भी याद रहेगा ही रहेगा। फिर से अगर आपके और आगे जाते हैं तो वैशाली हो जाएगा। वैशाली के बाद क्या हो जाएगा आपका, उससे सटा हुआ समस्तीपुर हो जाएगा। लखीसराय, बेगूसराय हो जाएगा आपका, जो है खगड़िया, क्योंकि वहाँ पे जो है बागमती जाके टच करेगी। फिर आगे बात करते हैं, उसके आगे जाएंगे मुंगेर हो जाएगा, और साथ में कटिहार और भागलपुर। इस तरीके से आप याद कीजिए, ठीक है। तो घाघरा की बात करेंगे, मतलब एक बार माइंड में इमेजिन कीजिए और फिर खुद बोलिए, तब जाके ये चीज़ें याद होती हैं। घाघरा की बात कर लिए हम यहाँ पे, और यहाँ पे अन्य नाम इसका क्या है, घाघरा का सरयू, जो मैदानी भाग में इसको क्या बोलते हैं, सरयू बोलते हैं। और गोगरा, करनाली जो है
ये नेपाल में बोला जाता है। कर्णाली के नाम से किसको जाना जाता है? घाघरा को ही। नेपाल में गोगरा के नाम से। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो याद रखिए, राप्ती हो गया, छोटी गंडक हो गया, शारदा हो गया, भेरी हो गया, सेती हो गया। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन इसकी सहायक नदी है, पूछ देगा ये कि उत्तर बिहार में जो है उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं, और इसमें से कोई एक दे देगा, तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, राप्ती, छोटी गंडक नहीं पूछेगा, क्योंकि छोटी गंडक सबको पता है कि गंडक है तो छोटी गंडक भी ऊपर ही होगी। राप्ती दे देगा, शारदा हो जाएगा, भेरी सेती दे देगा। ये कन्फ्यूजन की दुकान है। ठीक है, गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नारायणी, जैसे सरयू कहा जाता था घाघरा को मैदानी भाग में, वैसे इसको नारायणी मैदानी भाग में कहा जाता है। सप्तगंडकी, शालिग्रामी, नेपाल में इसे जो है शालिग्रामी और सप्तगंडकी के नाम से रहता है, तो शालिग्रामी याद रखिए। गंडक की मुख्य धारा जो है, मुख्य शाखा जो है धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार के भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में जो है प्रवेश करती है। ये भी पूछता है कि कहाँ प्रवेश करती है गंडक नदी, तो ये भैंसालोटन में जो है प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले जो है गोल गोल काले पत्थरों को जो है शालिग्रामी कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? शालिग्रामी के नाम से। और वजह क्या है? गोल गोल काले पत्थरों के मिलने की वजह से। बूढ़ी गंडक नदी की बात करते हैं तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहते हुए अंततः खगड़िया जिले में जो है खड़खड़ाती हुई गंगा नदी में जो जाके, बूढ़ी है तो बेचारी खड़खड़ाती हुई जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका अन्य नाम है सिकरहना। ठीक है, सिकरहना। ऊपरी भाग में इसको क्या कहा जाता है? सिकरहना। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी? मसान, बालोर, तिऊर, धनौती। अब फिर कन्फ्यूजन होगा, पूछ देगा कि मसान उत्तर में बहती है कि दक्षिण में, बालोर उत्तर में बहता है गंगा के कि दक्षिण में बहता है, तिऊर, धनौती, तो ये सब क्या है? उत्तर की तरफ बहती हैं, तभी तो ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। बागमती की बात करते हैं तो एक काम कीजिएगा, बूढ़ी गंडक से रिलेटेड ही नहीं, जो भी उत्तर बिहार की नदियां हैं उसको एक तरफ लिख लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा। किसकी सहायक नदियां ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि उत्तर में बहती है कि दक्षिण में बहती है, उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। बागमती की बात करते हैं तो ये नेपाल में जो है हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये बिहार में सीतामढ़ी जिले में जो है प्रवेश करती है। जैसे कि वो भैंसालोटन में प्रवेश कर रही थी आपका जो है गंडक नदी, वैसे ही ये कहाँ प्रवेश कर रही है? ये आपका जो है सीतामढ़ी जिले में जो है प्रवेश करती है बागमती। ठीक है, और अंत में जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती है, लेकिन अब यह पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी। ठीक है, लेकिन रूट चेंज हो गया, तो अब ये कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। कमला नदी से मिलती है और कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और नेपाल में इस नदी के तट पर जो है काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कौन कौन सा? काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर जो है यहाँ पे स्थित है। कोसी की बात करें तो यह नेपाल के जो है उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कहाँ निकलती है? गोसाई स्थान से। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कौन? कोसी नदी, इसीलिए इसको सप्तकौशिकी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। जैसा कि हमने अभी देखा, बागमती कहाँ प्रवेश करती है? सीतामढ़ी में। वैसे ही भैंसालोटन में पश्चिमी चंपारण में कौन प्रवेश करती है? तो आपकी गंडक हो जाएगी। वैसे ही आपकी कोसी नदी कहाँ प्रवेश कर रही है? तो ये सुपौल जिले में प्रवेश कर रही है और कुर्सेला यानी कटिहार के कुर्सेला में जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए बिहार का इसे शोक कहा जाता है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? अरुण, तमोर, लीखू, दुधकोसी, तामकोसी जो है, इंद्रावती और सुनकोसी। इसकी 7 धाराएं हो गई, सुनकोसी, इंद्रावती, तामकोसी, दुधकोसी, ये 4 ये हो गई। अरुण, तमोर, लीखू, तो 7 धाराओं के मिलने से बनती है कोसी, तो इसकी सहायक नदियाँ यही 7 हैं। महानंदा की बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, यानी कि इसके पूरब में अब कोई नदी देखने को नहीं मिलेगा उत्तर बिहार में। इसकी सहायक नदियाँ हैं पैनोर, नागर, बालासर, मेची। ठीक है, तो कम से कम मेची ये कई बार आ जाता है कि मेची किसकी सहायक नदी है, तो मेची जो है आपकी महानंदा नदी की सहायक नदी है। कर्नाशा की बात करें तो इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है
और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा यानी बक्सर में जो है गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की जो है सबसे पश्चिमी नदी है। अभी इसके पश्चिम में कुछ है नहीं, इसके पश्चिम में बिहार में कोई नदी नहीं है। कर्मनाशा नदी को जो है अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास यानी जो बिहार में है एवं गढ़वा जिला जो है झारखंड में है के बीच से बिहार में प्रवेश करती है और रोहतास तथा भोजपुर की सीमा पूर्वी सीमा बनाते हुए, ठीक है, रोहतास और भोजपुर की जो है पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में जो है गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, दानापुर कम से कम याद रखें। ठीक है, सोन नदी जो है वो दानापुर में जाकर गंगा में मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी जो है बड़ी दक्षिण सहायक नदी है। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली में सबसे बड़ी तो आपकी यमुना हो गई, और दूसरी जो है जो गंगा को सपोर्ट करती है वो है सोन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो आपका रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। रिहंद नदी जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है। सोन नदी पर जो है डेहरी बांध कहाँ बना हुआ है? रोहतास पे। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज कहाँ बना है? रोहतास में ही। बाण सागर बांध कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में। सोन नदी पर बने नहरों में जो है नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया। आपको पता है चावल उत्पादन के लिए पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सोन नदी पे जितने नहर बने हैं इससे जो फ़ायदा उठाया है कौन? रोहतास और भोजपुर, जिस वजह से जो शुष्क मैदानी क्षेत्र था वहाँ भी अब चावल की खेती और अच्छा खासा उत्पादन होने लगा है। पुनपुन नदी की बात करें तो ये झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए यह फतुहा में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? फतुहा में, पुनपुन। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हो जाएंगी वो आपका मोरहर हो जाएगा, मादर हो जाएगा, दरधा हो जाएगा। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। सबसे पहले तो हो जाएगा सोन नदी और दूसरी कौन हो जाएगी? पुनपुन। फल्गु की बात करेंगे तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना, ध्यान रखेंगे, निरंजना और मोहाना नदियों के मिलने से बनती है कौन? फल्गु। ये लीलाजन और मोहाना दोनों मिलती हैं और इसके बाद से जो नदी का निर्माण हो जाता है इसी नदी को क्या बोलते हैं? फल्गु। और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। ठीक, गंगा में जो है गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के जो है तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। तो यही जो है फल्गु के पास ही, फल्गु नदी के पास ही कौन सा है? विष्णुपद मंदिर है और यहीं पे पितृपक्ष में लाखों जो है दर्शनार्थी जो है यहाँ पे तीर्थयात्री जो है आते हैं पितृपक्ष के दौरान। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। गयाजी डैम किस पर बनाया गया है? फल्गु नदी पे ही। और फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर में देखेंगे पटना गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर हमने देखा था कि मुंगेर से गंगा नदी बहती है, भागलपुर से बहती है, बक्सर से बहती है, छपरा में कौन हो जाएगा? घाघरा नदी। ठीक है, सॉरी, जो यहाँ पे छपरा की बात करेगा तो घाघरा नदी हो जाएगा जिसको हम सरयू के नाम से जानते हैं। हालांकि ये भी जो है आपका सारण में यानी कि छपरा में ही जो है जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, हाजीपुर की बात करेंगे तो हाजीपुर जो हो जाएगा, हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे बसी हुई है। अगर सोनपुर की बात करेंगे तो ये भी गंडक नदी यानी कि गंडक के किनारे जो है आपका सोनपुर में तो जाके मिल ही जाती है, लेकिन सोनपुर जो है शहर ये आपका गंडक नदी के किनारे ही स्थित है। मुजफ्फरपुर जो हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी खड़खड़ाते हुए, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, दरभंगा जो हो जाएगा ये बागमती नदी के किनारे, गया फल्गु नदी, और फतुहा जो है आपका पुनपुन नदी जो है आपको पता ही है कि पुनपुन नदी फतुहा के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, तो इस तरीके से फतुहा हो जाएगा। ठीक है, जनरली जो है आप देख लीजिए कि कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिल रही है, तो वो शहर जो है उसी नदी के किनारे होगा, तो एक आइडिया लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं को देखते हैं, जिसमें देखेंगे जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को जो है लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बात करते हैं तो सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना को हम देखेंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे पहले सोन नदी को देखेंगे तो सोन नदी जो है यहाँ से आपका बह रही है और यहीं पे जो है पानी को जो है स्टोर कर दिया गया है, और स्टोर करके यानी बांध बना दिया गया है, और बांध बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जो है पानी इकट्ठा होगा और दूसरी तरफ यहाँ से ये सोन नदी आगे निकलेगी, बांध को उठाया जाएगा और जाहिर सी बात है कि जितना पानी का बहाव चाहिए उतना दे दिया जाएगा। और जब पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो 2 तरफ लगा दिया गया, एक पूर्वी सोन नहर,
एक आपका पश्चिमी सोन नहर, यानी पूरब के क्षेत्रों को जो है सिंचित करने का कार्य करेगा, और एक जो है पश्चिम की तरफ जो है पश्चिम के क्षेत्रों को जो है सिंचित करने का कार्य करेगा, सिंचाई का कार्य करेगा। तो अब बात करते हैं सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में, कब याद रखेंगे, 1874 ईस्वी में जो है डेहरी यानी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। डेहरी में जो है बारून के पास सोन नदी पर, ध्यान रखेंगे, डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें जो है दोनों किनारे जो है निकाली गई हैं। तो ये कौन सा, ये जो है ये आपका डेहरी का बारून प्रदेश है। कौन सा है? बारून प्रदेश है, ठीक है। बारून प्रदेश जो है आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, बारून। और ये कहाँ है? डेहरी में है, ठीक है। और डेहरी कहाँ है? रोहतास में है। तो एक्चुअल में ये कहाँ बनाया गया? कम से कम याद रखो आपकी रोहतास में बनाया गया है बांध, ठीक है। पूर्वी सोन नहर से किसको किसको फायदा होता है? तो आप जरा सोन को इमेजिन कीजिए कि सोन कहाँ से बह रही है। तो पूर्वी में औरंगाबाद को मिल जाएगा, गया को मिल जाएगा पानी, जहानाबाद, अरवल, पटना तक जो है सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी से रोहतास, कैमूर तो होगा ही, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की जो है सिंचाई की जाती है, ठीक। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र जो है डेहरी जल विद्युत केंद्र जो है 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तथा बारून जल विद्युत केंद्र जो है ये 3.3 मेगावाट जो है स्थापित किया गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं तो गंडक नदी जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे नीचे से बह रही है गंडक नदी, ठीक है। और गंडक नदी जब आती है तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर के पास जो है यहाँ पे बैराज बनाया गया है, पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। नेपाल की एक जो है, एक यहाँ पे जो है पहाड़ी है, एक पहाड़ी यहाँ पे है, बीच में पानी इकट्ठा हो गया, यहीं से जो है एक पश्चिम की तरफ जो है नहर निकाल दिया गया है, और एक जो है पूरब की तरफ निकाल दिया गया। तो पूरब की तरफ जो निकाला गया है ये तीन भागों में अपने आप को बांटता है। एक को तिरहुत नहर कहते हैं, एक को त्रिवेणी नहर कहते हैं, और एक को दोन नहर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिवेणी नहर ये सब जो है पूरब की तरफ, पश्चिम का तो एक ही नाम है, पश्चिमी गंडक नहर, ठीक है। तो इसमें दिक्कत है ही नहीं। बोल देगा दोन नहर का संबंध किससे है? कोसी से है, गंडक से है, सोन से है, ये इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो आप त्रिवेणी नहर का संबंध किससे है? गंडक से है, या फिर किसी 4-5 को ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना है। तो तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर, इन तीनों का संबंध जो है किससे है? तो ये हो जाएगा आपका गंडक से। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जब तो नेपाल की पहाड़ियों के बीच में है ये। इसका लाभ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए जो है 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ, और इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास, ध्यान रखेंगे, भैंसालोटन के पास जो है गंडक नदी पर जो है बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो आपको पता है जो है गंडक जो है ये पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन के पास जो है वहाँ से ये प्रवेश करती है बिहार में। तो वहीं पे जो है एक बांध का निर्माण कर दिया गया है। यह बैराज जो है बांध या बैराज वाल्मीकि नगर के पास जो है त्रिवेणी संगम के पास जो है ये निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जैसा कि हमने देखा, तिरहुत के बाद जो है त्रिवेणी के बाद जो है आपका दोन। तो तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में जो है सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी नहर जलाशय से जो है नेपाल होकर जो है ये निकलती है, और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से जो है उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में जो है सिवान, सारण में जो है सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर जो है 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? पूर्वी नहर पे, ठीक है। पूर्वी नहर पे जहाँ से जो है 3 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें आपका हो जाएगा तिरहुत नहर, आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर और दोन नहर। वहाँ पे जो है 15 मेगावाट जो है यहाँ पे, ठीक है, पूर्वी वाले पे 15 मेगावाट जो है बिजली का जो है जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र जो है पश्चिमी नहर पर भी बना है। अब बात करते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं। तो ये रहा आपका कोसी, और कोसी नदी के पानी को भी इकट्ठा किया गया है। इकट्ठा करके जो है एक पश्चिम की तरफ निकाल दिया जाता है, एक पूरब की तरफ जो है निकाल दिया जाता है, और फिर अन्य शाखाएँ उससे निकलती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना जो है 1954 ईस्वी में लागू हुआ है। इसका ईयर याद करने का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना डाटा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है।
एक तो वैसे ही डाटा बेस्ड एग्ज़ाम होता है, फिर भी अगर याद करें तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस परियोजना के तहत जो है हनुमान नगर बांध, कम से कम जगह का याद रखना जरूरी है। हनुमान नगर बांध जो है बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना जो है 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से जो है तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। जैसा हमने देखा कि पूर्व की तरफ भी नहरें निकाली गई हैं और पश्चिम की तरफ भी। पूर्वी कोसी नहर से बात करेंगे तो यहाँ से अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होगा। आप अगर मैप देखेंगे तो ये अगर कोसी है तो कोसी के पूरब में ही है ये तीनों जिला, ठीक है, अररिया, सुपौल और पूर्णिया। और पश्चिम की ओर आपको दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और जो है बेगूसराय देखने को मिल जाएगा। तो बस मैप देख लीजिए और मैप में देख लीजिए कि नदी का जो है प्रवाह कैसे है, और उसके पूरब और पश्चिम में आप बांट सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जल प्रपात की बात करते हैं तो जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जल प्रपात कहा जाता है। अब ककोलत जल प्रपात कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको नवादा में देखने को मिलेगा, ककोलत, ठीक है। दुर्गावती जो है रोहतास में सबसे ऊंचा जो है आपका जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, दुर्गावती। और जो है आपका देखने को मिलेगा ये आपका कहाँ पे, रोहतास में। और कर्मनासा जो है ये आपका बक्सर में जो है ये आपका कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में जाके जो है ये मिलती भी है गंगा में, तो वहीं पे जो है ये आपका कर्मनासा जलप्रपात देखने को मिलेगा। धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला भवानी जलप्रपात, ये तीनों जो है सासाराम रोहतास में देखने को मिलेगा। कौन सा, धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला भवानी जलप्रपात। जियार कुंड जलप्रपात जो है ये भोजपुर में है, जियार और यहाँ पे तेलहर जो है आपका कैमूर में जो है आपको तेलहर कुंड जो है आपका कैमूर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद करने की ज़रूरत है इसको। बिहार की प्रमुख झीलें देखते हैं। कांवर झील, कांवर जो कंवरिया जब कोई लेके जाता है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, सराय मिल जाए थोड़ा सा, तो कांवरिया का क्या हो जाएगा, बेगूसराय, ठीक है। बेगाना आदमी रहता है बेगूसराय, लखीसराय नहीं होगा, बेगाना आदमी है इसलिए बेगूसराय, ठीक है। गोगा बिल, घोघा बिल जो भी है, तो किसी के भी बिल में अगर बाई द वे हाथ डालेंगे तो काटने का, यानी कि कुछ भी जीव जंतु काट सकता है, तो गोगा बिल या फिर घोघा झील जो है आपका कहाँ हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। कुशेश्वर झील तो ये आपका नाम से याद रहेगा, कुशेश्वर झील दरभंगा, ठीक है। कुशेश्वर जी प्रसिद्ध जो है ये आपका दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील की बात करेंगे, घोड़ा कटोरा ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप घोड़ा कटोरा जो है राजगीर, घोड़ा पे आज के डेट में जो है, पहले कौन चढ़ता था घोड़ा पे, राजा लोग चढ़ते थे, तो राजगीर वाली बात आ गई, ठीक है। घोड़ा पे कौन चढ़ता था, घोड़ा कटोरा जो है राजगीर। और अनुपम झील कहाँ हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा अनुपम, ठीक। अब देखेंगे सिमरी झील, सहरसा, सिमरी सहरसा, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी लेके चलेंगे। जगतपुर झील की बात करेंगे तो ये भागलपुर। आप इतिहास में देखेंगे सिराजुद्दौला को जो है एक जगत सेठ थे, उन्होंने धोखा दिया था, भाग के चले गए थे किधर, अंग्रेज़ों के पक्ष में, तो ये भागलपुर, उनसे याद रख लीजिएगा। जगतपुर झील कहाँ है, भागलपुर, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मोती का तो मोती से हो जाएगा, मोती झील कहाँ हो जाएगा, मोतिहारी। और सरैया मन जो हो जाएगा बेतिया, ठीक है। सरैया मन आपका बेतिया हो जाएगा और पीपरा मन जो हो जाएगा आपका मोतिहारी हो जाएगा। तो मोतिहारी में दो हो गया, एक तो मोती झील है ही, आपको याद करने की जरूरत क्या है, पीपरा मन को जो है याद करने की जरूरत है। सरैया मन जो है ये आपका बेतिया, इसको याद कीजिए, जगत वाले को कैसे भी आप लिंक कर लिए। सिमरी झील सहरसा रहेगा, अनुपम झील कैमूर, और बाकी घोड़ा राजा से संबंधित कुशेश्वर दरभंगा। गोगा बिल में हाथ रखोगे तो काटने की संभावना, और कांवरिया लोग जो है बेगूसराय। तो इस तरीके से आप जैसे भी हो लिंक करके आप भी अपना कुछ आइडिया लगा के इसको याद कर सकते हैं, लेकिन बिना याद किए हुए आगे स्किप नहीं करना है, स्टॉप कीजिए और उसको याद कर जाइए। अब देखिए नहर और नदी, जैसे त्रिवेणी नहर हमने अभी देखा था, त्रिवेणी, तुरहुत, दोन, ये तीनों कहाँ है, ये पूर्वी नहर जो निकलती है गंडक के, वहाँ पे ये बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली लाभान्वित प्रदेश है, ठीक है। अब देखेंगे पूर्वी कोसी जो है ये कोसी से ही निकलेगा, पश्चिमी कोसी कोसी से। या पूछ देता है कि त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है, तिरहुत नदी का संबंध किस नदी से है, दोन नहर का संबंध जो है किस नदी से है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे ये फंसाने वाला है कि राजपुर नहर का संबंध किस नदी से है, तो कोसी से। पूर्वी सोन नहीं पूछेगा, पश्चिमी सोन नहीं पूछेगा। और ये भी जानता है कि ये जो है कौन सा जो है लाभान्वित क्षेत्र, ये मैप से हर किसी को पता है कि सोन नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, यहाँ पे मिलती है, तो उसके पश्चिम के जिलों को याद तो सब कोई किया हुआ है, और पूर्वी के भी।
तो याद करने वाला दो ही चीज़ है, एक दोन नहर का संबंध किस नदी से है, त्रिवेणी तो इतनी बार पूछ दिया कि पूछिए मत, और साथ में जो है आपका राजपुर नहर का संबंध किस नदी से है। आगे देखते हैं बिहार के जो है प्रमुख गर्म जलकुंड की बात करेंगे तो 3 को याद करना है। एक राजगीर में कौन कौन सा है, मुंगेर में कौन कौन सा है, और गया में। बस एक ही चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, गया में, और सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, गया में ही। तो अग्नि कहाँ है सबसे गर्म, यानी कि अग्निकुंड कहाँ हो जाएगा, गया में। एक तो ऐसे ही चैप्टर क्लोज हो गया। अब बात करते हैं राजगीर का। राजगीर का ये बस नाम से अग्नि है, बाकी सबसे गर्म जल कुंड कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मा कुंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म कुंड जो ये बिहार का सबसे जो है गर्म जल कुंड है, वो आप याद रखिएगा राजगीर में है। सप्तधारा, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, ये जो है सारा राजगीर में है। मुंगेर वाला देखिएगा ना, तो ये जो है एक तरीके से लक्ष्मण, राम, सीता तीनों आ गए, और ये लोग ऋषियों से मिले थे तो ऋषि आ जाएंगे। भीम को भी ले लो आप, भीम बांध हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका पंचकुटी में रहे थे तो पंचतर कुंड हो जाएगा, पंचकुटी में रहे थे तो इसलिए। अब बाकी जो है माता अनसुईया ने सीता माता को जो है श्रृंगार के बारे में बताया था ऋषि के कुटिया में, तो श्रृंगार ऋषि कुंड इसमें आ जाएगा। तो अब बच गया दो, एक भरारी कुंड और एक जन्म कुंड, तो इसको आप लिंक कर लो जैसे भी हो, ठीक है, भरारी कुंड और जन्म कुंड, ठीक। बाकी जो अगर याद नहीं हो पा रहा है, एक अग्निकुंड तो याद रखिए गया में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, लेकिन सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, ब्रह्म कुंड, इसको याद रखिए। बाकी मुंगेर वाला जो है लिंक हो जाता है, किससे लिंक हो जाता है, तो ये लिंक हो जाता है रामायण और महाभारत के जो है किरदारों से। लक्ष्मण, सीता, राम, भीम जी आ गए, ठीक है। पंचकुटी से पंचतर कुंड आ गया, श्रृंगार ऋषि कुंड आ गया, जन्म कुंड और एक भरारी कुंड याद कर लेना है। और ऋषियों के आगे पीछे ये लोग घूमे थे तो ऋषि कुंड हो रहेगा ही रहेगा। और बाकी जो बच गया वो सब राजगीर में ऑप्शन में मार देना है। राजगीर में भी क्या है, सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, नानक कुंड है और ब्रह्म कुंड है। अब देखते हैं बिहार की मिट्टियों को देखते हैं, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो तो हो चुका है। बिहार की मिट्टी अगर देखते हैं हम, तो इसको उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। वन एवं वन्य जीव, यहाँ से आपको पक्का अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आता ही है, याद करना पड़ेगा चाहे जैसी भी बात हो। वन रिपोर्ट जो है आपका 2023 वाला करना पड़ेगा, ये पुराना दे दिया है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाला करना पड़ेगा। तो ये वाला तो हम करेंगे नहीं, नया वाला लेटेस्ट कर लेंगे। और इसके बाद से बात करते हैं हम बिहार में आपदा प्रबंधन का देख लेंगे, और इसके बाद से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है इसमें अलग से एक वीडियो बनाना ही ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक अलग वीडियो बना लेंगे इसका। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।